झारखंड के दुमका की एक बेटी इंसाफ मांग रही है। अंकिता नाबालिग थी। आरोपी शाहरुख ने उसे सिर्फ इसलिए पेट्रोल डालकर जला दिया क्योंकि अंकिता ने उससे बात करने से इनकार कर दिया। अंकिता ने अपने आखिरी बयान में हैवानियत को बयां किया है। अंकिता की मौत पर जनता का गुस्सा बरस रहा है। गुस्साए लोग सड़कों पर उतर गए और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हालांकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इंसाफ जल्द ही होगा। झारखंड के दुमका में एक बेटी की हत्या पर हंगामा कुछ इस तरह बरपा है। गुस्से की आग दुमका की सड़कों पर देखी जा सकती है। बेटी के लिए इंसाफ मांगने के लिए लोग सड़कों पर हैं। आखिर हो भी क्यों ना। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली अंकिता का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने आरोपी शाहरुख से बात करने से मना कर दिया और फिर आरोपी ने पेट्रोल डालकर अंकिता को जिंदा जला दिया। दम तोड़ने से पहले अंकिता ने न सिर्फ आरोपियों की करतूत बताई बल्कि गुहार भी लगाई कि जैसे उसकी जान जा रही है वैसे ही सजा आरोपी शाहरुख और छोटू को भी मिले। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और उसको 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग दिया। पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था वो और एक छोटुआ था। हम खिड़की खोल के देखे थे ना, वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम है वो का उधर सारे। और एक साथ एक लड़का जो है हाँ छोटू। और आपके शरीर में कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह को तो छोड़ा गया, बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। अंकिता का अंतिम संस्कार किया जा चुका है लेकिन आरोपी शाहरुख को अपने किए का कोई पछतावा नहीं दिख रहा है। वो पुलिस कस्टडी में भी हंसता दिखा। आरोपी के अंदाज ने परिवार और लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया है। परिवार अब आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग कर रहा है। तो मैं दम तक अपनी लास्ट तक बोल के गई कि इसको पापा को बोलना कि उसको मरा दे, जिंदा नहीं छोड़ने के लिए। सो मेरी बहन जैसे तरफ मरी ना, उसको भी वैसे सजा मिलने चाहिए। फांसी भी उसके लिए कम से। पूरा लगने लगा, दौड़ के मेरे पास पापा बचा लीजिए। पूरा लग रही थी वो। हमने कहाँ से आग लग गया, घर भी पूरा जल गया था। सब कुछ देखे ही होंगे। मेरा डिमांड सर यही है, फांसी होना चाहिए लड़का को फर्स्ट। फांसी तो खैर होना ही चाहिए सर, ताकि मेरी बेटी बहुत तड़प के मरी। सियासत भी तेज हो चुकी है। सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप भी लग रहे हैं। तुष्टीकरण की सरकार हो और मेरे गांव की कहावत है, मुरसैया कोतवाल तो डर काहे को। अंकिता की मौत अगर हुई है तो वहां की सरकार जिम्मेदार है। पहले कह रही थी कि मेरे साथ ये घटना घट सकती है, लेकिन तुष्टीकरण की नींद में सोई हुई प्रशासन, कोई चिंता नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। हिंदू संगठन लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री भरोसा दिला रहे हैं कि जल्द ही अंकिता को न्याय मिलेगा। जो आरोपी हैं, जो इस घटना को अंजाम दिया है, इन लोग पकड़े भी गए हैं और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसको सजा मिले। और ऐसे घटनाओं के लिए समाज में कोई जगह नहीं। इंसाफ मांगती अंकिता अब इस दुनिया में नहीं रही। अब उसकी अंतिम इच्छा कब पूरी होती है इसका इंतजार रहेगा। दुमका से रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आजकल दुनिया भर में लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं। तेलंगाना पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। साइबर फ्रॉड करने वाले इस गैंग के ठिकाने से पुलिस ने लगभग 10 करोड़ रुपए बरामद किए। रुपयों का यह अंबार तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस को मिला है। रकम करीब 10 करोड़ की।
और शातिर अपराधियों ने ये रकम ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के नाम पर धोखाधड़ी कर जमा की। अब इनकी काली करतूत का भंडाफोड़ हुआ है। साइबराबाद पुलिस ने 4 लोगों के गैंग का पर्दाफाश किया है। इन लोगों के पास से 9 करोड़ 80 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। ये गैंग मार्केट बॉक्स ट्रेडिंग एप्लीकेशन के नाम से लोगों के साथ फ्रॉड करता था। एक पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने मास्टरमाइंड अभिषेक जैन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के जरिए इन लोगों ने निवेशकों को खूब चूना लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक दिन पहले आपने नोएडा में करप्शन के ट्विन टावर्स को धराशायी होते देखा। महज 9 सेकंड में ही गगनचुंबी ट्विन टावर मलबे में तब्दील हो गया। जहां ट्विन टावर थे वहां अब 55,000 टन मलबा पड़ा है और इस मलबे को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं। कल और आज ये 2 तस्वीरें नोएडा के ट्विन टावर की। एक तरफ भ्रष्टाचार की गवाही देते ट्विन टावर की कल गिराए जाने से पहले की तस्वीर, तो वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर गिराए गए मलबे की, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचे। भ्रष्टाचार के ट्विन टावर के गिरने के बाद अब करीब 55,000 टन मलबे को हटाने का काम किया जाना है। छिड़काव किया जा रहा है ताकि धूल का गुबार ना उड़े। 9 सेकंड्स में नोएडा के ट्विन टावर का नामो निशान मिट गया। जी न्यूज की टीम ऐसे ही एक फ्लैट में पहुंची जो ट्विन टावर से सिर्फ 9 मीटर की दूरी पर मौजूद है। सोसाइटी के 8वें फ्लोर पर मौजूद इस घर का हाल क्या है, आप खुद देखिए। पूरा दीवार पे जो भी सामान था, जो सीनरी लगा रखी थी, कांच का जो सामान था, उन सबको उतारा गया था। सबको यहाँ जमीन पे रख दिया गया था। और यहाँ आप देखेंगे सोफा आप जो देख रहे हैं, ताकि जो मिट्टी है, जो धूल है, वो आकर के अगर इस पर आती है तो उसको लेकर के भी ये कवर कर दिया गया था। यहाँ अगर आप देखें बाहर की तरफ आप देखें तो इस पूरे एरिया को भी इन्होंने बंद पूरे तरीके से पैक कर दिया गया था। और यहाँ ठीक सामने आप देखेंगे तमाम जो सोसाइटी के लोग हैं, यहाँ पर भी आसपास में सब जगहों पर जो है पूरी तरीके से जो विंडो है उसको पैक किया गया था। ये जो आप देख रहे हैं गत्ता लगाया गया था ताकि किसी तरीके से कोई नुकसान ना हो। और जो एसी है उसको भी पैक किया गया था। तो ये दृश्य है अंदर के सोसाइटी के जो फ्लैट अंदर बने हुए हैं। ट्विन टावर के बेहद करीब रहने वाले लोगों को इस बात की भी बहुत खुशी है कि अब उनकी बालकनी में भी धूप आएगी। बच्चे भी खुश हैं कि उन्हें खेलने के लिए अब नया मैदान मिलने वाला है। खुश है कि अब तो जब बिल्डिंग हट गई तो ग्राउंड बन पाएगा, अब सब लोग खेल पाएंगे। तो हमारी उम्मीद है कि फुटबॉल ग्राउंड बन जाए, क्योंकि पहले फुटबॉल खेलने की जगह नहीं थी। अब बेटर है क्योंकि ये हट गया। अब यहाँ के लोगों को थोड़ी धूप आएगी, हवा आएगी, थोड़ा बेटर लगेगा। और प्लस ये है कि अब यहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी बढ़ेगी, ग्राउंड आएगा तो। कुतुब मीनार से भी ऊंचे इस ट्विन टावर को गिराना आसान नहीं था, लेकिन भ्रष्टाचार की इन इमारतों को जमींदोज करने वालों की भी तारीफ की जा रही है। नोएडा से आकांक्षा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एजेंडा इंडिया का में अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जो बाढ़ के सामने बेबस नजर आ रहा है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान का करीब 70% हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। चारों ओर तबाही का मंजर है। पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 1000 के पार पहुंच चुकी है। 100 से ज्यादा जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। अरबों का नुकसान हो चुका है। बेबस पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ देख रहा है। घर देखें गिर रहे हैं, पानी खड़ा हुआ है। इस टाइम चारों तरफ पानी के और पब्लिक बड़ी परेशान है, कारोबार डिस्टर्ब है, लोगों के घरों में पानी भर चुका है। बारिश के आगे बेबस पाकिस्तान।
सिंध से बलूचिस्तान तक मचा हाहाकार। बिल्कुल तबाही हो गई हमारी। डूब गए मकान, सड़क पर सैलाब। पाकिस्तान में आसमान से तबाही बरसी है। ऊंचाई वाले इलाकों से नदियां मलबे और पत्थर के रूप में तबाही लिए नीचे उतर रही हैं। शहर के शहर पानी में डूब गए हैं। सड़कों का नामो निशान मिट चुका है। जहां देखो वहां सैलाब ही सैलाब है। गांव के गांव खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। शहर के शहर वीरान हो चुके हैं। करीब 70% पाकिस्तान में सैलाब का पहरा है और जिंदगी कुदरत की कैद में। पाकिस्तान की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें बता रही हैं कि देश में कितनी बड़ी तबाही आई है। आसमान से आफत की बारिश से पहले और बाद की तस्वीरें देखकर कुदरत के रौद्र रूप का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। बाढ़ के बाद लाखों लोगों के घर बार उजड़ चुके हैं। लोगों के पास न बर्तन बचे, न जरूरी सामान और न कपड़े। बाढ़ में फंसे लोग मदद की आस लगाए हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से आ रही मदद नाकाफी साबित हो रही है। हालत यह है कि राहत सामग्री आते ही लोग उस पर टूट पड़ रहे हैं। लाखों लोग अब भी बाढ़ में फंसे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। तस्वीरें पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा की हैं, जहां सैलाब के बीच फंसे एक शख्स को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित जगह तक पहुंचाया गया। तस्वीरें सिंध की हैं, जहां पाकिस्तानी नेवी का हेलीकॉप्टर मदद को सामने आया। इस हेलीकॉप्टर के जरिए एक एक करके गांव में फंसे करीब 75 लोगों को रेस्क्यू किया गया। हालांकि पाकिस्तान के कुछ लोग ही खुशकिस्मत निकले, जिन्हें सेना की मदद से रेस्क्यू किया जा सका। हजारों ऐसे लोग भी हैं जिनके पास तक कोई मदद नहीं पहुंची है। बलूचिस्तान में बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने खुद ही अपना सामान बटोर लिया। जब मकान पानी में डूबने लगे तो लोग जितना सामान हो सका उतना लेकर सुरक्षित जगहों के लिए कूच करने लगे। जान हथेली पर रखकर निकले इन लोगों को प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है। ये सामान ले आ रहे हैं, हम खुद घर उधर पानी में डूब गए हैं। कोई सामान के कैसे तरीके से आएगा? सामान तो हम खुद देखो कैसे क्या हालत में ले आ रहे हैं। ये कोई हुकूमत का आदमी भी नहीं है, कोई मदद करने वाला भी नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। दरअसल पाकिस्तान में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। सैलाब ऐसा आया है कि लोग अपनी जान की खैर मना रहे हैं। शहरों में पानी भर गया है और गांव जलमग्न हो गए हैं। कच्चे पक्के मकानों की दरोदीवार और बुनियाद हिल गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एरियल सर्वे करके हालात का जायजा ले रहे हैं। लोगों के बीच पहुंचकर उनकी तकलीफ कम करने का वादा कर रहे हैं। राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार की कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। दुनिया भर से गुहार लगाने के बाद अब उन्होंने बलूचिस्तान के लिए मदद का ऐलान किया है। वफाक की तरफ से 10 अरब रुपए की ग्रांट का मैं ऐलान कर रहा हूं और एनडीए में मिलकर जनाब चीफ मिनिस्टर साहब से अपना उनकी हुकूमत से मिलकर यह प्लान तैयार करेगी। बाढ़ के आगे बेबस पाकिस्तान अब दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है। पाकिस्तान की सरकार विदेशी मुल्कों से मदद की गुहार लगा रही है। Going forward, I would expect not only the IMF, the international community and international agencies to truly grasp the level of devastation. पाकिस्तान के बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए सेना भी सामने आई है। सेना के जवान राहत और बचाव काम में जुटे हुए हैं। हालांकि बाढ़ के प्रकोप के आगे तमाम संसाधन और सेना प्रशासन की कोशिशें पौनी साबित हो रही हैं। कुछ लोगों को ही मदद पहुंच सकी है। अब सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान के लोगों से भी मदद के लिए आगे आने की गुहार लगाई है।
मैं अपील करता हूँ तमाम पाकिस्तानी अपने जो मुखय्यर हज़रात हैं कि वो सामने आएँ और इस मुश्किल हालात में अपने इन भाइयों की जो कि बहुत ही मुश्किल हालात में हैं इनकी मदद करें। दरअसल पाकिस्तान की सरकार बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने में नाकाम रही है। पाकिस्तान का अमला लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने में भी असहाय महसूस कर रहा है। पाकिस्तान की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक भीषण बाढ़ की वजह से अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 3000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बह चुकी हैं। करीब 150 पुल तबाह हो चुके हैं। करीब 7 लाख घरों को नुकसान पहुंचा है। 3 करोड़ से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पाकिस्तान में बाढ़ के प्रकोप के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रिपोर्टर बाढ़ के पानी में डूबकर रिपोर्टिंग कर रहा है। गले तक पानी में डूबा यह रिपोर्टर घबराया हुआ जरूर दिखा, लेकिन ना तो उसके हाथ से माइक छूटा और ना ही हौसला। आप भी देखिए पाकिस्तान के तैराक पत्रकार की बाढ़ प्रभावित इलाके से रिपोर्टिंग। परेशान ना हूँ, अल्लाह खैर करेगा। मुश्किलात का सामना है। हाथ में माइक, जुबां पर अल्लाह का नाम। ये है पाकिस्तान के तैराक पत्रकार। पाकिस्तान में भारी बारिश के बाद बाढ़ के बहते पानी में पाकिस्तानी पत्रकार तैरते हुए रिपोर्टिंग करने का करतब दिखा रहे हैं। मुश्किलात का सामना है तो बहुत ही अबतर सूरत हाल है। पानी का बहाव तेज होता जा रहा है। दरअसल मूसलाधार बारिश के चलते यहाँ बरसाती नाला बन गया। ये पत्रकार महोदय भी इसमें फंस गए। फिर क्या था, उन्होंने वहीं से रिपोर्टिंग शुरू कर दी और सूरत हाल बताने लगे। ये बरसाती नाला आ गया था जिसकी वजह से हम फंस कर रह गए। ये शख्स डरा हुआ तो है, लेकिन अपने कैमरामैन के साथ इसके पास यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पानी सिर तक पहुँचता जा रहा था, लेकिन रिपोर्टिंग करने का जज्बा कमजोर नहीं पड़ा। आगे तो रास्ता है नहीं। हम यहाँ पर खुद को तैराकी का उस्ताद बताता ये पानी का पत्रकार अपने कैमरामैन को भी मुश्किल हालात में बराबर हौसला दे रहा था। मैंने एक पकड़ लिया है पत्थर को नीचे से। तो अब तक ये गर्दन तक डूब चुका था। पानी बढ़ता जा रहा था, फिर भी मोर्चे पर डटा रहा। अचानक बरसाती नाला जो था वो आ गया है। मेरा कैमरामैन अगर नजदीक आ सके तो वो दिखा सके कि कितना बड़ा रेला मेरे सामने से गुजर रहा है। तो यहाँ पर अल्लाह पाक खैर करेगा। रिपोर्टिंग करते इस पाकिस्तानी रिपोर्टर का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसका मजाक भी बनाया जा रहा है। चांद मोहम्मद से तुलना की जा रही है। हालांकि ये भी सच है कि करीब 2 मिनट के वीडियो के जरिए इस पत्रकार ने बाढ़ के बाद पाकिस्तान के बिगड़ते हालात को दुनिया के सामने पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। थोड़ी सी जानता तो ये सूरत हाल होती है। बात उत्तर प्रदेश की, जहां कई जगहों पर नदियों का जलस्तर डरा रहा है। यमुना किनारे बसे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बांदा में 10 से ज्यादा गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब गए हैं, जबकि फतेहपुर में बाढ़ की चपेट में आकर एक बच्ची की मौत हो गई। जालौन के भी कुछ इलाकों में यमुना का पानी मुसीबत बनकर आया है। घर पानी में है या फिर पानी घर में, यहाँ दूर दूर तक अंदाजा लगाना मुश्किल है। आसमान से बरसी आफत की बूंदों ने यमुना नदी में जो उथल पुथल मचाई, उसके निशान यहाँ हर तरफ देखे जा सकते हैं। सड़कों, गलियों, खलिहान, खेत, जहाँ तक नजर जाएगी सिर्फ यमुना में आई बाढ़ के पानी का बसेरा है। बाढ़ से डूबी ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बांदा के बबेरू तहसील के गाँव की हैं।
यहाँ करीब 10 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इन गांवों में करीब 32 परिवार के 170 से ज्यादा लोग ऐसे थे जो बाढ़ के इस प्रलयकारी सैलाब में फंस गए थे। प्रशासन ने बाकायदा नाव से इस पूरे इलाके का सर्वे किया और इन्हें निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। इन सभी परिवारों को राहत सामग्री भी बांटी गई। यहाँ 72 परिवार अभी फिलहाल बाढ़ से पीड़ित मिले हैं, तो उनके 173 लोग जो प्रभावित हैं, तो परिवार इनको जो है प्राथमिक रूप से लैया है, चना है, गुड़ है, उसमें मोमबत्ती है, ये प्राथमिक जरूरत की चीज़ें अभी तत्काल इनको मुहैया कराई गई है। बाकी और सामग्री जो अभी बांदा से मंगाई जा रही है तो वो सब दी जाएगी। एक नाव यहाँ लगी हुई है और एक नाव की व्यवस्था और कर दी गई है। बांदा के ये लोग खुशकिस्मत थे कि इन सभी को समय पर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया, लेकिन यमुना का यही पानी फतेहपुर में एक बच्ची के लिए काल बन गया। घटना किशनपुर थाने के गाजीपुर घाट इलाके की है। यहाँ जानवरों के लिए 2 बच्चियां चारा लेने गई थी। इनमें से 6 साल की बच्ची बाढ़ में फंस गई थी, जिसे बचाने की कोशिश में 15 साल की बच्ची डूब गई। हालांकि गनीमत रही कि 6 साल की बच्ची को उसने बचा लिया था, लेकिन वो खुद यमुना की बाढ़ में डूब गई। यमुना में आई बाढ़ ने जालौन के कालपी में भी कहर बरपाया है। ये जो वीरान सी 4 दीवारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल तक ये लोगों से गुलजार थी। ये हैंडमेड पेपर फैक्ट्री है जिसे यमुना में आई बाढ़ ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। यमुना के पानी में सब कुछ पानी पानी हो चुका है। लाखों रुपए के पेपर पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। अब पीड़ित व्यापारी सरकार से नुकसान की भरपाई की गुहार लगा रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों को बारिश का इंतजार है, तो दूसरी तरफ कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से यमुना के किनारे बसे हिस्सों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। नदी किनारे बसे इलाके हर वर्ष ऐसी ही मुसीबत से दो चार होते हैं। हर बार प्रशासन उनसे लड़ने के लिए रणनीति बनाता है, लेकिन मानसून के समय सारी रणनीतियां पानी में बह जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब खबर असम से, जहां कट्टरवाद और अवैध मदरसों पर हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार का एक्शन जारी है। आज भी एक अवैध मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया। बरपेटा से 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी और उनके मदरसे से संबंध सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई। दोनों संदिग्धों का अलकायदा से भी लिंक सामने आया है। आपको दिखाते हैं कि असम में किस तरह आतंकी मॉड्यूल तैयार करने की कोशिश की जा रही थी। This is the second madrasa we have evicted because of the fact that those institutions were not running as madrasa but as a terrorist hub. असम के मदरसे में टेरर फैक्ट्री, हिंदुओं के खिलाफ जिहाद की दी जा रही थी ट्रेनिंग। मदरसे का मौलवी निकला अलकायदा का आतंकी। खुलासा हुआ तो योगी मॉडल पर हुई कार्रवाई। सबसे पहले बुलडोजर की इस कार्रवाई को देखिए। ये कार्रवाई असम के बारपेटा में आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले 2 संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ की गई है। आरोप है कि ये दोनों आतंकी अलकायदा से जुड़े हैं और असम के बारपेटा में मदरसे की आड़ में हिंदुओं के खिलाफ बच्चों को जिहाद के लिए उकसा रहे थे, नफरत का बीज बो रहे थे और इसी मदरसे की आड़ में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। जैसे ही आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ, पुलिस हरकत में आई और दोनों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके बनाए गए मदरसे को भी योगी मॉडल की तर्ज पर बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। पकड़े गए इन दोनों आतंकियों का नाम अकबर अली और अब्दुल है। In Jyoti Hatipara village, there is an institution which is involved in anti-national activities, and they were involved in jihadi sangathan, etc. So immediately we came to the spot and we verified the property, and we found the property is in the government land, and we didn't find any owner.
So we have decided to demolish it immediately. आतंक के खिलाफ की गई इस कार्रवाई की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ तो असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का भी सख्त रुख देखने को मिला। हेमंता बिस्वा शर्मा ने सख्त लहजे में कहा है कि जहां भी शिकायत मिलेगी उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। But we are working with the community. The madrasa institutions are working with government. In Assam, they have assured us that whatever government will make rule, they will abide by that. So we are reforming madrasa, taking the community in confidence.